बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टार्स एकेडमी एलएमएस, हेड ऑफिस जौहर टाउन। लास्ट टाइम हमने एम्पिरिकल फार्मूला तक बात कर ली। एम्पिरिकल फार्मूला को कैलकुलेट करने के लिए कंबस्शन एनालिसिस भी एक तरीका है, तो हम बड़ा ही सॉफ्टली कंबस्शन एनालिसिस को डील करेंगे, क्योंकि एज सच जो सिलेबस आउटलाइन है उसमें कंबस्शन एनालिसिस का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इसके सवाल कुछ नज़र आ रहे हैं, तो उस हवाले से हमें इसकी बेसिक नो हाउ होनी चाहिए कि कंबस्शन एनालिसिस काम किस तरह करता है। कंबस्शन एनालिसिस इस्तेमाल होता है टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड्स जिनके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। कार्बन को डिटेक्ट किया जाता है एज CO2, H को डिटेक्ट किया जाता है एज H2O और ऑक्सीजन को डिटेक्ट किया जाता है बाय मेथड ऑफ डिफरेंस। और इसकी वजह यह है, ऑक्सीजन को मेथड ऑफ डिफरेंस से क्यों डिटेक्ट करते हैं, इसलिए कि ऑक्सीजन के दो सोर्सेज हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम एयर भी आ रही है और ऑक्सीजन फ्रॉम कंपाउंड भी आ रही है। तो हमें नहीं पता कि जो ऑक्सीजन हमें निकाल रहे हैं हम, वो एयर से जो ऑक्सीजन आपने दी थी फॉर कंबस्शन या फिर फ्रॉम कंपाउंड इटसेल्फ कौन सी ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। बेसिकली यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक गैस से मिलकर सॉल्ट बना देता है, पोटाशियम कार्बोनेट सॉल्ट कार्बोनेट बना देता है। वाटर को एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है मैग्नीशियम परक्लोरेट। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशंस जो सारी मैंने आपके सामने लिख दी हैं, ये सब की सब हमें मिल जाएंगी किसी न किसी जगह पर। जब आप प्रैक्टिस MCQ कर रहे होंगे तो आपको ये सारे सवाल मिल जाएंगे। एक्चुअल पेपर्स में भी इस तरह के सवाल आए हुए हैं। अब फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि अगर आपने एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है, किस तरह करेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के तो 4 स्टेप्स थे। परसेंटेज निकालिए, मोल्स निकालिए, मोल रेशो निकालिए और सिंप्लीफाई कीजिए। तो परसेंटेज हम निकालेंगे कंबस्शन एनालिसिस की मदद से, बाकी पुराना तरीका ही चलेगा। फ़िलहाल परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है। परसेंटेज ऑफ कार्बन कैसे निकलेगी? परसेंटेज ऑफ कार्बन निकलती है मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो कंपाउंड बनाएगा, मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड मल्टीप्लाइड बाय 12 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। ऐसा इसलिए करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के मैस को जब आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैस से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये परसेंटेज कार्बन की नहीं आएगी बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड की आएगी। हमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज नहीं चाहिए बल्कि उसमें मौजूद कार्बन की परसेंटेज चाहिए। तो इसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन का मैस है यानी कि 12, उसे कार्बन डाइऑक्साइड के मैस यानी 44 से डिवाइड करते हैं तो हमें परसेंटेज ऑफ कार्बन मिल जाती है। इसी तरीके से परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए भी सेम तरीका चलेगा। हाइड्रोजन एज वाटर डिटेक्ट किया जाता है, डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डिवाइड करेंगे 18 से, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अब यहाँ पर वाटर की परसेंटेज नहीं चाहिए बल्कि वाटर में हाइड्रोजन 2 और वाटर 18, तो हमें यहाँ पर 2/18 करके हाइड्रोजन की परसेंटेज हमने निकाल ली। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन की बात करें तो वो होगी, टोटल 100% होता है, उसमें से आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन को माइनस कर देना है, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आ जाएगी। जितनी बातें यहाँ लिखी गई हैं सभी मैंने बता दिया कि क्वेश्चन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पूछी जा चुकी हैं। प्रेप बुक देखिए, प्रैक्टिस बुक देखिए। अभी तक अगर आपने प्रेप और प्रैक्टिस बुक नहीं ली तो आप जो है वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं बड़ा शदीद किस्म का, और वो आपको नहीं करना चाहिए। जी जनाब। सॉरी, अच्छा, 50% के अलावा ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? लाइक 60% है, 70% है, 40% है। ऐसा क्यों नहीं होता? 50 ही क्यों होता है? ये बात चल रही है।
अच्छा, जनरली ये जो एक्सपेरिमेंटल जो भी सेटअप बनता है वो तजर्बात की रोशनी में बनता है, यानी कि कौन सा कंसंट्रेशन ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देगी ये एक्चुअल हालात में ही पता लग सकता है। तो कंबस्शन एनालिसिस का जो कंबस्टिंग चैम्बर है या उसके बाद जो भी आगे ये वाले हिस्से लगे हुए हैं, ये कोई रैंडम, यानी कि मैं और आप रैंडमली जाकर इन्हें नहीं बना सकते। ये कंपनीज़ जो हैं, जो कि ब्रांडेड कंपनीज़ हैं, पर्किन एल्मर हो सकती है, सिग्मा एल्ट्रिच हो सकती है, और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वही कंपनीज़ जो है ना इस तरह के इक्विपमेंट सप्लाई करती हैं, और उनकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से एक ख़ास ऑप्टिमम कंडीशंस डेवलप करती है जिस पर ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो उनकी रिसर्च यही है कि भाई 50% अगर हो तो ज़्यादा बेहतर नतीजे आ जाते हैं, दैट्स इट, इससे ज़्यादा और कोई साइंस नहीं है। तो जो हमें किसी भी इक्विपमेंट के अंदर कोई ख़ास परसेंटेज या ख़ास टेम्परेचर मिल जाए, उसके पीछे सीधा सीधा लॉजिक ये रहेगा कि जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस पर एक्चुअल में काम किया गया उसमें ये कंसंट्रेशन या ये टेम्परेचर वाकई में ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। ठीक है जी बात। चलिए जी, अच्छा, वापस आ जाते हैं कंबस्शन एनालिसिस के हवाले से। प्रेप बुक में एक अच्छा क्वेश्चन है, उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। आगे चलते हैं और अब हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की। तो बात आ गई मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये ज़रा आसान है क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला अगर आपको पता है तो आप जानते हैं कि n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला करेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। हम जानते हैं कि n होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अभी तक मुझे कोई भी नई बात नहीं मिली, सिर्फ ये बात याद रखनी है कि कुछ कंपाउंड्स होते हैं विच आर मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, जिनके लिए आप मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा जा सकता है। यहाँ से एक मिसकंसेप्शन भी दूर हो गई कि हमें तो ऐसे लगता था कि शायद एम्पिरिकल फार्मूला कम चीज़ों का लिखा जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ज़्यादा चीज़ों का लिखा जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। एम्पिरिकल फार्मूला बहुत ज़्यादा चीज़ों का लिखा जाता है। मिसाल के तौर पर एम्पिरिकल फार्मूला आयनिक कंपाउंड्स का भी लिखा जाता है, कोवलेंट सॉलिड्स का भी लिखा जाता है, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस का भी लिखा जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला सिर्फ ऐसी सब्सटेंसेस का लिखा जाता है जो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। लाइक आपके सामने CCl4 एक अच्छी एग्जांपल हो सकती है। आपके ख्याल में H2SO4, ये देखिए H2SO4 देखकर बताना है आपने। H2SO4 आयोनाइजेज एज फॉलोज। H2SO4 आयोनाइजेज according to the given equation. What does H2SO4 represent? Molecular formula only, empirical formula only, both molecular formula and empirical formula, या none of these? देखिए ज़रा, गैस लगाइए, सोच कर बताइए क्या लगता है, सोच समझ कर बताना है। बीटा जो लोग कहते हैं वो क्यों कह रहे हैं, बता दीजिए। ये मॉलिक्यूल नहीं है, कैसे अंदाज़ा हुआ आपको कि ये मॉलिक्यूल नहीं है? आयनाइज हो गया, बिल्कुल सही कहा। अब जो लोग कह रहे थे कि चार्ली है, वो क्यों कहते हैं ऐसे? कोई रीज़न है उनके पास? नहीं कोई रीज़न। तो अगर रीज़न नहीं तो इसका मतलब कि बीटा आंसर राइट होना चाहिए। तो फिलहाल राइट आंसर है चार्ली, बिल्कुल सही कहा आपने। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है और एम्पिरिकल फार्मूला भी है। वजह यह है कि H2SO4 एक मॉलिक्यूल होता है जो पानी में आयोनाइज हो सकता है। ये मैंने जानबूझकर ये वाली एग्जांपल आपके सामने रखी क्योंकि हमारा पहला परसेप्शन ये जाता है कि जो पानी में आयोनाइज होगा वो आयोनिक कंपाउंड ही होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जितने भी एसिड हैं
वो सब कोवलेंट कंपाउंड होते हैं, लेकिन वो पानी में कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड हों, और थोड़ा बहुत भी आयनाइज हो जाते हैं अगर वो वीक एसिड हों। तो एसिड्स के बारे में याद रखना है कि एसिड्स पानी में आयनाइज तो होते हैं, लेकिन दे आर नॉट आयोनिक कंपाउंड्स, दे आर कोवलेंट कंपाउंड्स। यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का बॉन्ड आयनिक नहीं होता। ये सब नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स कभी भी आपस में आयनिक बॉन्ड नहीं बनाती। तो देखा आपने कि एक इन्फॉर्मेशन देकर एग्जामिनर आपको गलती करने पर मजबूर कर देता है। तो बचना है आपने इस बात से कि एग्जामिनर की बातों में नहीं आना, आपने अपना डिसीजन मेरिट पर करना है। चलिए जनाब, फिलहाल हम आ गए ऑल इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पर। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, मोल के बारे में आपने क्या सुना हुआ है वो पहले बता दीजिए, ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि फिलहाल आप कहाँ खड़े हैं। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहीं आ जाएं तो उसे आप मोल कह देंगे। अच्छा ठीक है, लिख लेते हैं, अच्छी बात कही आपने। क्वांटिटी कर लेता हूं, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। और क्या सीखा है आपने जी? हैविंग Na पार्टिकल्स। बोल दें आपसे चुप ही रहना है क्या, बोलना नहीं? या कहने के लिए है ही कुछ नहीं? ये तो बड़ी बुरी बात होगी अगर कहने के लिए कुछ नहीं है तो। n से जाहिर करते हैं। मोल्स निकालने का तरीका ये है कि आप मैस को मोलर मैस से डिवाइड कर दें, मोल्स आ जाएंगे। मोल्स निकालने का फॉर्मूला ये है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें, मोल्स आ जाएंगे। मोल्स निकालने का तरीका ये है कि गिवन वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो मोल्स आ जाएंगे। और यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मूला है, थर्ड वन, इट इज सूटेबल फॉर गैसेस ओनली। ये सिर्फ गैसेस के लिए सूटेबल है। अगर आपको ये तीन फार्मूलाज आते हैं तो ये हम बड़े जो वसूख से बता रहे हैं कि आप मोल्स का कोई सवाल इंशाल्लाह गलत नहीं करेंगे अगर आपको ये तीन फार्मूलाज आते हैं। थोड़ी जी, लिक्विड्स के हिसाब से इसलिए नहीं हो सकता कि Vm जो है इस टर्म का मतलब होता है मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन लिखता हूँ, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस एट STP। तो बाय डेफिनेशन ही ये गैसेस के लिए होता है। तो बाय डेफिनेशन ही मोलर वॉल्यूम गैसेस के लिए है, तो अप्लाई भी गैसेस के लिए ही होगा, लिक्विड्स के लिए तो नहीं होगा। क्या ख्याल है जी? ओके हो गई बात। अब ज़रा इन फार्मूलाज का इस्तेमाल करेंगे। 6 सवाल हम आमतौर पर इस स्टेज पर करवाते हैं, 6 या शायद उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो हम अभी करते हैं एक एक करके, आसान से मुश्किल की तरफ। कुछ सवाल आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज अगर आप सबको हल कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। पहला सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके पास 46 ग्राम ऑफ सोडियम है, आपने बताना है कि इसके मोल्स कितने। बहुत आसान। वन टू थ्री फोर कर लें ऑप्शन का। कई दफ़ा ना वो स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं जी सर ने तो ऑप्शन ही नहीं दिए, हम क्या करें। तो वो ऑप्शन जो है ना वो पेपर की हद तक अच्छे हैं, फिलहाल यहाँ पर तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा विजिलेंट भी रहना पड़ सकता है। क्या आंसर है? 2। बिल्कुल सही हो गया। आसान सवाल था, और पहला सवाल आपने ये सोचना है कि 6 सवालों में किस सवाल पर जाकर आपको मुश्किल पेश आई, तो उसे पीछे की बात तो आपको आती है, उसके बाद ही आपको थोड़ा सा मुश्किल पड़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको दिए गए हैं 6.02 10⁻24 मॉलिक्यूल्स
ऑफ मीथेन। तो आपको पूछा गया है कि यहाँ मोल्स कितने हैं, 5 हैं, 10 हैं, 8 हैं, 6 हैं, क्या लगता है जी? बीटा लगा दिया आपने। बाकी लोग क्या कहते हैं? बीटा आपने n की जगह 6.02 10⁻24 रखा, एन ए की जगह 6.02 10⁻23 रखा, 10 आंसर आ जाएगा। एक और आंसर आप लोगों का सही हो गया। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। हमें दिए गए हैं 5.6 डेसीमीटर क्यूब ऑफ CO। आपको मोल्स पूछे गए हैं, कितने मोल्स हैं? 0.5 हैं, 0.75 हैं, 0.25 हैं, 0.1 हैं, क्या लगता है जी? चार्ली है। आसान हो गई बात। सही कहा इन्होंने V की जगह रखा 5.6 और VM की जगह रखा 22.414 डेसीमीटर क्यूब, जो कि मोलर वॉल्यूम है। इसे 22.414 सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं या 0.022414 मीटर क्यूब भी कह सकते हैं। प्रेप बुक के अंदर हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें हमने ये बात बताई है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना है, आधे मोल का वॉल्यूम कितना है, 0.75 का वॉल्यूम कितना है, 0.1 का वॉल्यूम कितना है। तो एक बार अगर आप उसे देख लेते हैं तो उससे थोड़ा थोड़ा आइडिया होना शुरू हो जाता है। फिलहाल तो हम अच्छे चल रहे हैं। हमारा तीसरा आंसर भी आ गया है। चौथा क्वेश्चन देखना पड़ेगा और अब की बारी हमें ये पूछा गया है कि आपको गिवन है 48 ग्राम मैग्नीशियम। आपको पूछा गया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो कितने हैं। क्या वो एवोगैड्रोस नंबर हैं, क्या वो 2 एवोगैड्रोस नंबर हैं, या हाफ एवोगैड्रोस नंबर हैं, या 3 एवोगैड्रोस नंबर हैं? तो क्या कहेंगे आप? बीटा कह दिया आपने। क्यों बीटा कह दिया, कुछ बताइए, कैसे हुआ सवाल? इस तरह के सवाल को करने के लिए काफ़ी लोग सही कर लेते हैं, लेकिन वो जो एक मेथड है उसको वो शायद फॉलो नहीं करते। तो मैं मेथड भी आपके सामने रखूं। इस तरह के सवाल करने के लिए आपने इन फॉर्मूलाज की मदद लेनी है। मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू N/NA। अब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि जिन चीज़ों में रिलेशन पूछा है उनको आपने सामने लिख लेना है। मैस हमें दिया है 48, मोलर मैस है 24, मल्टीप्लाई NA इज इक्वल टू N। आपका आंसर बिल्कुल सही 2NA आ गया। बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई बात। फिफ्थ क्वेश्चन लिख रहा हूँ और आप बड़े अच्छे स्मूथ तरीके से आगे चल रहे हैं। पास पेपर का क्वेश्चन है और पास पेपर का क्वेश्चन ये है कि आपको दिए गए हैं 10.6 ग्राम ऑफ Na2CO3। आपको पूछा गया है कि यहाँ पर मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जो हैं वो कितने हैं। ऑप्शन दिया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, क्या कहेंगे? पास पे अल्फा लगा दिया आपने, सोच लीजिए। जीरो 0.3 कह दिया आपने। क्यों कह दिया ऐसा? जीरो 0.1 वालों से पूछते हैं पहले जी, आपके पास बाद में आते हैं। 0.1 वालों ने क्यों कहा 0.1? कौन सा फार्मूला इस्तेमाल हुआ? इतना लंबा लंबा जो खामोशी का टाइम है, ये तो कोई 70s की फिल्म में होता था तो अच्छा लगता था, अभी नहीं अच्छा लगता। बता दिया करें। हाँ, सही हो, आपकी बात सही है, लेकिन ये मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जिन्होंने 0.1 कहा था। भाई साहब, बात इस तरह है कि ये जो सवाल है ये मैंने इसलिए पूछ लिया कि इन फार्मूलाज की हकीकत आपसे बयान हो।
यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, n इज इक्वल टू m ओवर कैपिटल M। इसको इस तरह नहीं पढ़ना, अब हम इसे दोबारा पढ़ते हैं। हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज ऑफ ए सब्सटेंस, ये देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सोडियम कार्बोनेट पर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो फिर ये बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल टू मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो अब जो आंसर आएगा 10.6, इसका मोलर मास ना 106 बनता है, तो ये 0.1 मोल आ जाएंगे, लेकिन ये 0.1 मोल हैं सोडियम कार्बोनेट के। और अब हमें सवाल में सोडियम कार्बोनेट नहीं पूछा गया। अगर जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है सवाल भी उसके बारे में पूछा गया हो तो ये फार्मूला काम करेगा। जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है अगर सवाल भी उसी के बारे में होगा तो ये फार्मूला काम करेगा। अगर जिस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है सवाल भी उसी के बारे में होगा तो ये फार्मूला काम करेगा। लेकिन अगर जिस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है सवाल उसके बारे में नहीं है, किसी और चीज के बारे में है, तो फिर ये फार्मूलाज काम नहीं करेंगे। ये रास्ता तो बता सकते हैं, मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे उसका फार्मूला ये है। वो क्या है कि आपने अगर जब निकाल लिए मोल्स उस सब्सटेंस के और आपने उसके अंदर किसी एक ऑक्सीजन को निकालना है या कार्बन को निकालना है या सोडियम को निकालना है या इलेक्ट्रॉन निकालने हैं या प्रोटॉन निकालने हैं या टोटल एटम निकालने हैं वगैरह वगैरह, तो फिर फार्मूला होगा 0.1 इंटू जितनी एक मॉलिक्यूल या एक सब्सटेंस के अंदर उसकी तादाद है ना उससे मल्टीप्लाई कर देना है। ऑक्सीजन 3 है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.3, ये ऑक्सीजन आ गए। अगर आपको सोडियम निकालने होते तो 0.1 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते, 0.2 सोडियम आ जाते। अगर आपको कार्बन निकालने हैं तो 0.1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 कार्बन आ जाएगा। बात पता लग गई जनाब कि नहीं पता लगी? चलें, अच्छी बात हो गई। तो यहाँ हमने ये सीख लिया कि ये भी देखना ज़रूरी है कि जिस सब्सटेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है क्या सवाल उसके बारे में पूछा गया है या नहीं। प्रेप बुक के अंदर हमने पूरा पेज लगाया इस आइडिया को समझाने के लिए और हमने बता दिया कि अगर यहाँ पर आपको ऐसा सवाल पूछा जाता कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं इन मॉलिक्यूल्स में, तो फिर आपका आंसर क्या होता? क्या फिर भी आंसर 10 होता? मीथेन के 10 मोल हैं और एक मीथेन में 4 हाइड्रोजन हैं तो टोटल हो जाएंगे 40। पता लग गई बात? भाई बोलते नहीं, क्या वजह? बता दिया करें, हमें कैसे, हम आपको देख थोड़ी रहे हैं, आपके चेहरों पर वो मुस्कुराहट हमें तो नहीं नज़र आ रही कि आपको समझ आ गई और आप बड़े खुश हैं। हमें तो आप बताएंगे तो पता लगेगा, हैं जी। चलिए आगे चलते हैं। तो ये फ़िलहाल मोल्स का आइडिया हमारा क्लियर हो चुका है और मोल्स में मोर और लेस इसी तरह की बातें आ रही हैं, इसी तरह की और थोड़ा सा एक्सटेंशन हो जाएगी इसकी, लेकिन मेन फ्रेमवर्क यही रहेगा। तो मैं अपनी बात यहाँ पर आपके सामने लेकर चल रहा हूँ। मोल्स के साथ एक और वर्ड है मोलर मैस। इससे बेसिक सा क्वेश्चन आता है लेकिन वो गलत हो जाता है कई दफ़ा। मैस ऑफ सब्सटेंस, अच्छा सब्सटेंस के ना 4 मतलब हो सकते हैं। कोई एटॉमिक स्पीशी भी हो सकती है यानी कि एलिमेंट हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई आयोनिक कंपाउंड भी हो सकता है या कोई आयोनिक स्पीशी भी हो सकती है यानी कि आयन हो सकता है। ठीक है जनाब, मैस ऑफ ए सब्सटेंस इन चारों सब्सटेंस में से कोई भी हो सकती है। अगर इनके मैसेज को आप एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स कर दें तो फिर ये कहलाएगा मोलर मैस। एक एक एग्जांपल लिख लेनी चाहिए। सोडियम का एटॉमिक मैस होता है 23 AMU और सोडियम का मोलर मैस होता है 23 ग्राम। मीथेन का एटॉमिक मैस होता है 16 AMU, मीथेन का मोलर मैस है 16 ग्राम।
NaCl का एटॉमिक मास है, सॉरी NaCl का फार्मूला मास होता है 58.5 AMU और इसका मोलर मास है 58.5 ग्राम। और OH नेगेटिव का आयोनिक मास जो है वो 17 AMU है और मोलर मास 17 ग्राम है। AMU और ग्राम को आपने ध्यान से देखना है कि वो आपस में इंटरमिक्स नहीं होने चाहिए। ये एक छोटा सा कंसेप्ट मोलर मास का, कई दफ़ा इधर से सवाल गलत भी हो जाता है। तीसरा, एवोगैड्रोस नंबर किसके बराबर होता है ये देख लीजिए, 6.02 10⁻23। तो ये बेसिक फ्रेमवर्क सारा हमारा मुकम्मल हो गया। अब हमारे पास बच गई स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट और यील्ड। तो स्टोइकियोमेट्री के साथ नेक्स्ट टाइम अपनी बात शुरू करेंगे। आज की बात फिलहाल यहीं तक थी। कोई क्वेश्चन हो तो बता दीजिए। जिन लोगों ने प्रैक्टिस बुक नहीं ली लाजमी लेकर काम। जी, ये H2SO4 जो है हम पढ़कर आएंगे। जब हम केमिकल बॉन्डिंग में पहुंचेंगे तो हम एक लाइन लिखेंगे और वो ये होगी कि नॉन मेटल्स नेवर फॉर्म आयोनिक बॉन्ड विद ईच अदर, ऐसे लिखेंगे हम। और उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ एसिड लिख रहा हूँ। HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, HClO4 है। तो ये सब के सब एसिड्स हैं और ये सब के सब पानी में आयनाइज होते हैं, लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये आपस में आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। तो फिर ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स हैं और मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए एम्पिरिकल फार्मूला भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी हो सकता है। पता लग गई जी बात। सारे एसिड जनाब, सारे एसिड नॉन मेटल से ही बनते हैं, मेटल से कोई एसिड नहीं बनता। आप सोचेंगे ना नहीं मिलेगा, मेटल कभी एसिड नहीं बनाती, मेटल बेस बनाती है। कहाँ गया वो, ये रहा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिक्स हैं, 10वीं क्लास में ना लिखी होती हैं, लेकिन इतना सीरियस नहीं लेते स्टूडेंट, इसलिए वो भूल जाते हैं। नॉन मेटल्स एसिड बनाती हैं। अच्छा, फिलहाल हम एक और बात यहाँ पर कर दें। कल ग्रुप में भी मैं देख रहा था, लोग पूछ रहे थे सर का नाम क्या हो गया, तो सर ने बताया ही नहीं। तो भाई आपके पास किताब है, किताब के ना पहले पेज पे राइटर्स में मेरा ही नाम लिखा हुआ है, वो आपने पढ़ लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।